Hello everyone, welcome to this video for the students of class standard 10 and the subject is science. And this is the first chapter for science. The name of the chapter is crop production and management. फसल उत्पादन और प्रबंधन। इस अध्याय में हम फसलों के उत्पादन और उसके प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे. We will study about the different stages of the production and after the production how the grains and cereals are stored and how they are protected from the pests, rodents, etc. We shall learn about that. This is the picture of a wheat field. The crop which you are seeing in this picture is wheat. So let's start the chapter with the definition of agriculture, and before the definition of agriculture, let's learn about some of the facts which have been given in the book. Agriculture means krishi. We have already known that food is essential for all living organisms. जितने भी सजीव पदार्थ हैं सबके लिए भोजन आवश्यक है. Green plants make their own food. हम जानते हैं कि हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं. Animals including humans cannot synthesize food. जो जानवर हैं जिसमें कि ह्यूमन भी आता है, मानव भी जानवर के ही अंतर्गत रखा जाता है, cannot synthesize food. वो अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकता है. इसे विज्ञान की भाषा में सिंथेसाइज फूड कहते हैं और कॉमन लैंग्वेज में प्रिपेयर फूड. ह्यूमन्स कैनॉट प्रिपेयर फूड. मनुष्य अपना भोजन खुद नहीं बना सकता. तो आप कहेंगे कि माँ खाना पकाती है, दाल बनाती है, चावल बनाती है. दैट इज़ नॉन इज कुकिंग. वो भोजन पकाना है, सिंथेसाइज करना नहीं. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड. दे फीड ऑन आइदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स. वे भोजन के लिए वो भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? या तो वो पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं या जानवरों से करते हैं. इन ऑल केसेस द फूड फॉर एनिमल्स कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. सभी स्थितियों में मनुष्य के लिए या जानवरों के लिए भोजन या तो पौधे से सीधा आता है, प्रत्यक्ष रूप से आता है, या अप्रत्यक्ष रूप से आता है, लेकिन आता है वो पौधे से ही. इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि फूड फॉर एनिमल्स कम फ्रॉम प्लांट्स. जानवरों के लिए भोजन प्लांट से मिलता है. व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर क्या है? द साइंस दैट डील्स विद द रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. मनुष्य के उपयोग में आने वाले पौधे का उत्पादन और जानवरों के पालन के विषय में हम जिस विज्ञान के जिस शाखा में पढ़ते हैं उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं. एग्रीकल्चर में हम रेजिंग ऑफ प्लांट्स यानी पौधे के उत्पादन और रियरिंग ऑफ एनिमल्स और जानवरों के पालन दोनों के बारे में पढ़ते हैं. इसलिए एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कृषि का मतलब सिर्फ ये नहीं समझ लेना है कि फसल का उत्पादन, जानवरों का पालन भी उसमें शामिल है. So once again the definition, the science that deals with the raising of plants and the rearing of animals for human use is called agriculture. In broad senses, व्यापक दृष्टिकोण से एग्रीकल्चर इंक्लूड्स व्हाट? कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? अगर व्यापक दृष्टिकोण में देखें तो सॉइल मैनेजमेंट आता है, क्रॉप फार्मिंग आता है, हॉर्टिकल्चर आता है और एनिमल हस्बेंड्री आता है. सॉइल मैनेजमेंट मतलब मृदा प्रबंधन यानी द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. मिट्टी को तैयार करना. खेत बोने से पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं, दैट इज़ नॉन एज सॉइल मैनेजमेंट. क्रॉप फार्मिंग, मिट्टी तैयार होने के बाद हम ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, पहले फसल को ग्रो करते हैं, बोते हैं, उपजाते हैं और फिर उसको काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं और काट के उससे अनाज निकालते हैं. तीसरा जो चीज़ एग्रीकल्चर में है वो है हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी. बागवानी में क्या? द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स. फल, सब्जियां, फूल और सजावटी पौधों का उत्पादन और उनको लगाना और उसको काटना यानी उनका उत्पादन, ये हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी में आता है.
और एनिमल हस्बेंड्री में क्या आता है? द ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लिव स्टॉक इंक्लूडिंग पोल्ट्री, चूज़ों और मवेशियों को उनको पालना और उनकी संख्या की अभिवृद्धि करना, ये दोनों ही एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन में आते हैं। किस में आते हैं? पशुपालन। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ डिड एग्रीकल्चर ऑल स्टार्ट? एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई? फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ह्यूमन्स वेयर वांडरर्स एंड केप्ट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हजारों वर्षों तक मनुष्य वांडरर रहा। वांडरर मतलब खानाबदोश, जो एक जगह नहीं रहे, एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहे। वो घुमंतु रहा, खानाबदोश रहा, इन प्लेस ऑफ सर्च, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो भोजन और आश्रय यानी आवास की खोज में एक जगह से दूसरी जगह वो घूमता रहा। देन अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, लगभग 10,000 वर्ष पहले, ह्यूमन्स स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स सच एज व्हीट एंड बार्ली। मनुष्य ने व्हीट और बार्ली, व्हीट मतलब गेहूं, बार्ली मतलब जौ, गेहूं और जौ का उत्पादन करना उसने शुरू किया। दिस मार्क द फर्स्ट ग्रेट चेंज इन द ह्यूमन लाइफ स्टाइल। और गेहूं और जौ के उत्पादन ने, गेहूं और जौ के फसल लगाने से मनुष्य की जीवन शैली में सबसे पहला बड़ा महान परिवर्तन नजर आया। द स्प्रीड ऑफ एग्रीकल्चर meant that humans no longer had to wander around in search of food। और कृषि के विस्तार ने और उसके प्रसार ने यह सुनिश्चित कर दिया कि मनुष्य को अब भोजन की खोज में इधर से उधर भटकने की आवश्यकता नहीं थी। They could settle down in communities। मनुष्य अब समुदायों में अस्थायी रूप से निवास कर सकता था और इधर से उधर उसको वांडर करने की आवश्यकता नहीं थी। दे ऑल्सो स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर पर्पसेस। मनुष्य ने जानवरों को भी भोजन और दूसरे अन्य उद्देश्यों से पालना शुरू किया। एग्रीकल्चर thus made it possible for a larger population to be sustained in one place। इस प्रकार से कृषि ने एक बहुत बड़ी आबादी को एक जगह रहने के लिए रहना संभव कर दिया। इस प्रकार से कृषि ने एक बड़ी आबादी को एक ही जगह रहकर जीवन बसर करना संभव कर दिया। मॉडर्न एग्रीकल्चर, आधुनिक कृषि। With an increase in population, humans had to learn, grow better quality crops and increase the yield। जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही मनुष्य को सीखना पड़ा। क्या सीखना पड़ा? ग्रो बेटर क्वालिटी क्रॉप्स, अच्छी गुणवत्ता वाले फसलों का उत्पादन करना सीखना पड़ा। एंड इंक्रीज द यील्ड, और फसलों के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए यह सीखना पड़ा। ओवर द ईयर्स, सालों तक, ह्यूमन्स लर्न, मनुष्य ने सीखा। क्या सीखा? मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा सीखा। अबाउट क्रॉप्स, फसलों के बारे में सीखा। एंड द कंडीशंस दैट वेर रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, फसलों के बारे में सीखा और उन परिस्थितियों के बारे में सीखा जो फसलों के अच्छी वृद्धि के लिए आवश्यक थे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, राइस ग्रोज वेल इन क्लेई सॉइल एंड नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर, वेयर एज व्हीट ग्रोज वेल इन एलुवियल सॉइल एंड नीड्स लेस वाटर। मनुष्य ने यह सीखा कि धान का पौधा यानी चावल यानी धान का पौधा क्लेई सॉइल में यानी कि चिकनी मिट्टी में ज़्यादा बढ़िया से, ज़्यादा अच्छी तरीके से, अच्छे प्रकार से उसकी वृद्धि होती है क्योंकि उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और क्लेई सॉइल में वाटर स्टोरेज कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है। वेयर इज व्हीट ग्रोज वेल इन एल्यूवियल सॉइल नीड्स लेस वाटर। मनुष्य ने यह भी सीखा कि जो गेहूं का पौधा है वो एल्यूवियल सॉइल में ज़्यादा बढ़िया से बढ़ता है, कछारी मिट्टी में, जिस मिट्टी जो पूरी तरह से चिकनी ना हो। और उसने यह भी सीखा कि इसको गेहूं को कम पानी की आवश्यकता होती है। Humans realize now important water
ह्यूमन्स रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट वाटर वॉज फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मनुष्य ने यह सीखा कि पौधों के उचित वृद्धि के लिए, अच्छी वृद्धि के लिए पानी किस प्रकार से आवश्यक है। नेक्स्ट स्लाइड। दे देयरफॉर बिल्ड डैम्स एंड कैनल्स टू हेल्प इरिगेट फील्ड्स। इसलिए उन लोगों ने बांध बनाए, नहर बनाए ताकि खेतों की सिंचाई की जा सके। Humans also made tools such as the sickle, axe and plow to help them farm. मनुष्य ने अनेक यंत्र और औजार बनाए जैसे हंसिया या दराती, कुल्हाड़ी, हल बनाए ताकि वो खेती करने में उनको सहायता मिल सके। They developed newer techniques of preparing the soil for cultivation. उन्होंने फसलों की बुआई के लिए, ज़मीन को तैयार करने के लिए नई नई तकनीकों का विकास किया। मशीन्स सच एज ट्रैक्टर्स, कंबाइन हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स हैव इम्प्रूव्ड द एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोसेस एंड कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड आउटपुट। मशीन जैसे कि ट्रैक्टर आपने देखा ही होगा, कंबाइन हार्वेस्टर संयुक्त कृषि मशीन, संयुक्त कृषि यंत्र। ये कंबाइन हार्वेस्टर, आजकल ऐसी मशीनें कंबाइन हार्वेस्टर में अलग अलग कंपनियों की आ गई हैं कि वो एक साथ खेतों में अगर फसलों को बोना हो तो एक साथ खेत को कोड़ सकता है, उसमें फसल बो सकता है, निश्चित दूरी पे फसलों को लगाया जा सकता है। अगर काटने की बारी हो तो फसलों को एक साथ काट सकता है, उसको थ्रेश कर सकता है। तो ऐसी मशीनें जैसे कि ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेशर्स, ऐसी मशीनों ने हैव इम्प्रूव्ड द एफिशिएंसी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस। इन्होंने कृषि कार्य की कार्य क्षमता को विकसित कर दिया है, बढ़ा दिया है, एंड कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड आउटपुट, और फसलों की उत्पादन बढ़ाने में बहुत बड़ा इनका योगदान है। किनका? ट्रैक्टर्स, कंबाइन हार्वेस्टर्स और थ्रेशर्स का। Another area that has seen tremendous progress in the past few decades is the development of new hardy pest-resistant, high-yielding varieties of plants by scientists. दूसरा क्षेत्र है जिसने ट्रेमेंडस प्रोग्रेस, जिसने हाल के दशकों में अत्यधिक विकास देखा है, वो कौन सा क्षेत्र है? वो है डेवलपमेंट ऑफ न्यू हार्डी पेस्ट रेसिस्टेंट हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। वो पौधों का नया कीट प्रतिरोधी और उच्च उत्पादन क्षमता वाली प्रजातियों का विकास वैज्ञानिकों के द्वारा। वैज्ञानिकों ने हाल के वर्षों में हार्डी मतलब कठोर, पेस्ट रेसिस्टेंट मतलब कीट प्रतिरोधी, और हाई यील्डिंग मतलब उच्च उत्पादन क्षमता वाले पौधों का विकास किया है वैज्ञानिकों ने। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, several high yielding varieties of wheat have been developed in India. गेहूं की अनेक उच्च उत्पादन क्षमता वाली प्रजातियों को भारत में विकसित किया गया है, वैज्ञानिकों ने किया है। जितने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि महाविद्यालय, वहाँ पे ऐसे ही पौधों की, फसलों की प्रजातियों को विकसित करने पर लगातार शोध चलता रहता है, और वहाँ पे वैज्ञानिक शोध करते हैं और वो लोग नई नई प्रजातियों का विकास करते हैं। Fertilizers and pesticides are also now available to farmers in plenty, ensuring proper nutrition and protection of crops. किसानों के लिए आज फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक एंड पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशी रसायन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि पौधों का प्रचुर पोषण हो सके, उचित पोषण हो सके और उनकी सुरक्षा हो सके। फर्टिलाइजर से न्यूट्रिशन होता है, यानी उर्वरक से पोषण होता है, और पेस्टिसाइड से क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। एडेड टू ऑल दिस, ए गुड नॉलेज ऑफ सॉइल टाइप्स, रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स एंड क्लाइमेट हेल्प्स द फार्मर। इन सब चीज़ों के अलावा और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कारक हैं जो किसानों की मदद करते हैं, और वो कारक हैं सॉइल टाइप्स, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी किस प्रकार का है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, फसलों की आवश्यकताएं, एंड क्लाइमेट और जलवायु, ये किसानों की मदद करता है। क्रॉप्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस, फसल और उनका वर्गीकरण।
फसल से पहले द डेफिनेशन ऑफ फील्ड, द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज नॉन एज फील्ड। भूमि का वह टुकड़ा जहाँ पौधों को उगाया जाता है, उनका उत्पादन किया जाता है, उसको फील्ड या भूमि बोलते हैं, या खेत भी कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको हम खेत कहते हैं। ये देखिए, ये खेत है, पैडी फील्ड है ये। प्लांट्स ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज इन अ फील्ड आर नॉन एज क्रॉप प्लांट्स और क्रॉप्स। पौधे जो किसी फील्ड में या किसी खेत में या भूमि में लार्ज क्वांटिटीज यानी बड़ी मात्रा में उगाए जाते हों, उनको हम क्रॉप प्लांट्स या क्रॉप कहते हैं। अगर हम बड़ी मात्रा में उगाते हैं तभी वो क्रॉप्स हैं। अगर एक दो वैसे ही उग गए तो उनको हम क्रॉप्स नहीं कह सकते। द फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप्स वेयर cereals लाइक wheat, barley, rice and corn। सबसे पहले जो फसल उगाए गए थे उनको खाद्यान्न कहते हैं। कौन कौन से खाद्यान्न उगाए गए थे? व्हीट, बार्ली, राइस, कॉर्न। इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं फ्लैक्सीड भी उगाए गए थे, यानी अलसी। बार्ली को भी उगाया गया था, ये तो दिया है। इसके अलावा हम खेसारी एक होता है, उसको भी पहली बार उगाया गया था। लेंटिल्स को भी उगाया गया था। उनको फाउंडर्स क्रॉप्स कहा जाता है। देयर सीड्स आर, ये जो खाद्यान्न होते हैं, जो सीरियल्स होते हैं, देयर सीड्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। उनके जो बीज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा उनमें ज़्यादा होती है। वो कार्बोहाइड्रेट्स के मामले में बहुत ही समृद्ध होते हैं। सीरियल्स देयरफॉर फॉर्म द स्टेपल डाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। इसलिए जो खाद्यान्न होते हैं दुनिया के सभी कोनों में वो मुख्य आहार के रूप में शामिल किए जाते हैं। सीरियल्स ऑल्सो कंटेन प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर। सीरियल्स में प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, मिनरल्स यानी खनिज भी होता है, और फाइबर्स यानी रेशा भी होता है। इसलिए सीरियल्स का इतना महत्व है। क्रॉप्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड। अब क्रॉप्स का एक वर्गीकरण हम ये करते हैं कि वो किस प्रकार के उत्पाद उनसे हम प्राप्त करते हैं, उसके आधार पे क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। उसके पहले एक छोटा सा डिफिनीशन, प्रोड्यूस। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रॉप्स आर कॉल्ड प्रोड्यूस। किसी भी फसल से जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है उसको हम प्रोड्यूस या उत्पाद कहते हैं। सम कॉमन क्रॉप्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.1। कुछ कॉमन क्रॉप्स हैं जो लिस्टेड हैं टेबल 1.1 में, ये लिस्ट किए गए हैं। देखिए, सीरियल्स मतलब खाद्यान्न। खाद्यान्न में क्या क्या आता है? व्हीट गेहूँ, राइस चावल, बार्ली जौ, कॉर्न मक्का, रागी, ये ज्वार, ये सारे सीरियल्स में आते हैं। पल्सेस ग्राम, चना, पीस, मटर, बीन्स, सीम। रूट्स एंड ट्यूबर क्रॉप्स, स्वीट पोटैटो, टेपियोका, पोटैटो, ये सारे रूट्स और ट्यूबर क्रॉप्स में आते हैं। ऑयल सीड क्रॉप्स में मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, इन सब से आप परिचित होंगे, इसलिए मैं सीधा बतलाता चल रहा हूँ। शुगर क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं? शुगर क्रेन एंड शुगर बीट। प्लांटेशन क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं? कॉफ़ी, टी, रबर, कोकोनट। ये सारे प्लांटेशन में यानी बागवानी, इनकी बागवानी की जाती है, बागों में ये लगाए जाते हैं, इसलिए इनको हम प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं। फाइबर क्रॉप्स, जूट, कॉटन, इनके फाइबर से कपड़े बनते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये लेफ्ट साइड में यू आर सीइंग द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स and in the right side we are seeing the products which we find from those plants, from those crops. So this is what we have to study in this chapter, students, in this video. In the next video we shall learn about the crops based on season and agricultural practices. So watch this video again and again till you get all the points and facts mentioned in this video, and kindly make a notes of them and make a note and send it to me, and wait for the next video to come tomorrow. Have a nice day. Bye bye.